आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम कक्षा 11वीं की आर्ट्स की अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र वाला हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इसकी इकाई भारतीय आर्थिक विकास। क्या पढ़ रहे हैं हम? भारतीय आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं। इसका हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रम। क्लियर है? अध्याय का नाम क्या है हमारा? 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रम। बुक कौन सी है यहाँ पर हमारी? भारतीय आर्थिक विकास वाली बुक का अध्याय कौन सा है? 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रम। ये वाला अध्याय यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये निकल के आता है ना? क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। आर्थिक इंपॉर्टेंट है ना, आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है? आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन क्या बन के आता है यहाँ पर हमारा? आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया? क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये भी निकल के आता है, उदारीकरण से आप क्या समझते हो? किससे? उदारीकरण से आप क्या समझते हो? उदारीकरण में किन किन बातों पर जोर दिया जाता है? इस क्वेश्चन आपका ऐसे बन के जाता है कि नवीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य आप बताइए कि जो नया वाला जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लेकर के आया गया है, इसके उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुधार क्या है? आर्थिक सुधार की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। अब देखो, आर्थिक सुधार के यहाँ पर पहले मैं आप लोग को एक नज़र में बता देता हूँ। हुआ क्या था कि हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ था। 1947 से हमारा भारत देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। उसके बाद से भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हुई और भारत देश की सरकार चलाने का इनको जवाबदारी मिली। तो सरकार ने क्या करी? सरकार ने इतने लोन ले ली कि भैया क्या हुआ कि पूरा देश कर्जे में गड़ गया। पूरा देश काय में गड़ गया? कर्जे में गड़ गया। तो 1990 तक, कब तक? 1990 तक कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि देश में जो रुपए की कीमत बहुत गिर गई थी। मैंने आप लोग को मुद्रास्फीति वाले पार्ट में पढ़ाया था। रुपए की कीमत को गिरने को हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। बहुत मतलब कि रुपए की कीमत बहुत बढ़ गई थी। पहले 1 रुपये में एक बोरी, मतलब पहले 1 रुपये में 1 किलो गेहूँ आ जाता था, अब वही 10 रुपये में आने लगा। मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई थी। महंगाई बढ़ गई मतलब रुपए की कीमत गिर गई। ये मारकर अभी 20 रुपये का आ रहा है, अब महंगाई बढ़ जाएगी तो ये मारकर 200 रुपये का आएगा। कितने का आएगा? 200 का आएगा। मतलब पहले से मारकर को खरीदने में 20 सिक्के लगते थे, अब मारकर को खरीदने में 200 सिक्के लग रहा है। मतलब सिक्के का मूल्य कम हो गया, इसलिए ज़्यादा सिक्के की ज़रूरत पड़ी, मतलब महंगाई बढ़ गई। तो कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। विदेश से सरकार ने भयंकर सारा लोन ले ली थी। इतना लोन ले ली तो कुछ पूछो मत। तो फिर क्या हुआ? फिर 1991 में ताकि देश अच्छे से तरक्की कर सके और कई प्रकार से योजनाओं को लागू किया जा सके, उसके लिए फिर 1991 में, कब से? 1991 से एक नई आर्थिक। देखो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये बन के आया है कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है? कक्षा 11वीं की आर्ट्स की भारतीय आर्थिक विकास वाली किताब का 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रम वाला अध्याय। हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है? तो मैंने आप लोग को बताया है ना। और देखो, आर्थिक सुधार कार्यक्रम मैंने आप लोग को बताया था। क्या हुआ कि जब सरकार कर्जे में गड़ गई, कौन कर्जे में चला गया? सरकार कर्जे में चली गई, तो क्या हुआ? एक प्रकार से देखा गया तो पूरा देश गरीबी से जूझ रहा था, है ना। रुपए की कीमत गिर रही थी। तो सरकार ने बोली कि अब हम एक नई आर्थिक योजना लेकर के आएंगे। हम क्या लेकर के आएंगे? हम एक नई आर्थिक योजना लेकर के आएंगे। और हमारी ये जो नई आर्थिक योजना है, इस आर्थिक योजना के तहत एक नई योजना लेकर के आई गई। पहले क्या होता था? पहले जो हमारा भारत देश था, भारत देश में 1990 से पहले, मतलब कि 1990 के पहले 1990 के पहले कंडीशन ये थी कि भारत देश की वस्तु ही बिकती थी। क्लियर है? मतलब विदेश का जो सामान था वो भारत देश में आके बिकता था क्या? नहीं बिकता था। और भारत देश का सामान विदेश जाता था क्या? नहीं जाता था। और जाता भी था तो बहुत कम मात्रा में जाता था। क्लियर? मतलब भारत देश में सिर्फ भारत देश के जो उद्यमी लोग थे, जो भारत देश के जो बिजनेसमैन लोग थे, वही लोग वस्तु का उत्पादन करते थे और उन्हीं का सामान बिकता था। क्लियर है?
तो 1991 में फिर अपनी भारत देश की जो सरकार थी वो कहां पर गई, वो गई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गई। कहां गई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गई। और जब यहां की सरकार गई किसके पास? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास, जो कि पूरा वर्ल्ड का होता है। उनने बोले अच्छा, अब किसी को खड़ा हो गया, अच्छा तो आप क्या चाहते हो? तो फिर भारत देश के लोग, नेता लोग ने बोले कि सरकार हमारा देश में बहुत है ना हमारा देश में बहुत गरीबी आ गई है, आप क्या करो, आप हमको भैया क्या करो, आप हमको पैसा दे दो, आप हमको लोन दे दो। तो कितने रुपए का कर्ज चाहिए आपको? तो भारत देश की सरकार ने बोली कि हमको अच्छा लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज चाहिए। तो फिर उन लोगों ने बोले कि हाँ हम कर्ज तो आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि आपको वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपने भारत देश में लागू करना पड़ेगा। कौन सी नीति? वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति भारत देश में लागू करना पड़ेगा। अब वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति क्या होती है, यहां पर हम उसको देखेंगे। क्लियर है? तो वैश्वीकरण का मतलब जो होता है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। मतलब अमेरिका की कोई भी वस्तु लाकर के इंडिया में बेच सकते हैं और इंडिया की कोई वस्तु लाकर के अमेरिका में बेच सकते हो। इसी को बोलते वैश्वीकरण। मतलब पूरा मार्केट खुल जाएगा। जिस कीमत पर वस्तु अमेरिका में मिल रही है उसी कीमत पर वस्तु कहां मिलेगी? इंडिया में आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। यही है बाजार का बिल्कुल एक रूप। नहीं आया समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे? वैश्वीकरण बोलेंगे। और उदारीकरण का मतलब यह होता है कि पहले मान के चलो कि अमेरिका में कोई बना क्या, कोई शर्ट बनी। क्या बनी? अमेरिका में कोई शर्ट बनी। वो शर्ट, मान लो कि अमेरिका में एक कंप्यूटर बना। अमेरिका में क्या बना? कंप्यूटर। अब मान लो अमेरिका में जो कंप्यूटर बना उस कंप्यूटर की कीमत कितनी थी? 20,000 थी। 20,000। अब अमेरिका वाले उस कंप्यूटर को भारत देश में बेचना चाहते थे। तो 1990 के पहले क्या होता था कि टैक्स बहुत ज्यादा था। इनको यहां पर बेचने के लिए, भारत देश में बेचने के लिए पहले सरकार को इनको बहुत टैक्स देना पड़ता था। 20,000 का कंप्यूटर है, कम से कम तो 15,000 समझ लो टैक्स देना पड़ेगा। तो कंप्यूटर कीमत कितनी जाती थी? 20। और अब इन्हें 20,000 रुपये सरकार को 15,000 रुपये सरकार को टैक्स दिए, तो उसको फिर इसमें जोड़ देंगे ना वो। तो 20 और 35 20 और 15 कितना होगा? 35,000। अब 35,000 में कंप्यूटर यहां पे आके बिकेगा तो बहुत महंगा पड़ता था। तो उदारीकरण की नीति के तहत क्या होगा कि सरकार उदार बन गई। सरकार क्या बन गई? उदार बन गई। और किसी भी विदेशी सामान को भारत देश में लाने के लिए जितने भी प्रकार के टैक्स थे, जितने प्रकार के कर थे, जितने भी प्रतिबंध थे, जितनी भी रुकावट थी, जितने भी अवरोध थे, वो सारे अवरोधों को कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? उदारीकरण की नीति बोलते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि भारत देश की जो जनता थी उन लोग को अच्छा खासा मतलब सामान प्रोडक्ट मिल गया। मिल गया? समझ में आ रहा ना? जैसे कि ये जो मेरे गले में जो हेडफोन दिख रहा है जापान में बना है। मैंने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया तो जापान से तुरंत पार्सल होकर वो कहाँ पे आ गया? इंडिया में आ गया। समझ में आया? लेकिन अगर उदारीकरण की नीति हुई इसीलिए, अमेजोन कहाँ की कंपनी? अमेरिका की कंपनी। उसकी फर्म कहाँ चल रही है? इंडिया में चल रही है। किस तहत? उदारीकरण के तहत। लेकिन इसका दुर्भावना क्या होती है कि मान के चलो अमेजोन जो है विदेशी कंपनी है, अब वो खुद आपको सामान ला करके देगा, तो आपके जो मोहल्ले पड़ोस के जितने व्यापारी है उन सबको धंधा क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। अब सब लोग यदि अमेजोन से कपड़े खरीदेंगे तो जो कपड़े की दुकान वाला है वो तो भूखा मर जाएगा, है ना? नहीं, ऐसा रहता है। तो इनसे उद्योग धंधे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्लियर? और पैसा कौन कमा के ले जाता है? विदेशी लोग कमा करके ले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब विदेश, फिर भारत देश के लोग की प्रतिभा जागती है कि जब साला विदेशी आकर के यहाँ पर व्यापार कर सकता है तो हम भी करके दिखाएंगे। फिर फ्लिपकार्ट आ गया, इंडियन कंपनी। समझ में आ रहा है ना? ऐसा रहता है। तो प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए सारी नीति लेकर के आई गई। तो देखो समझना बारीकी से समझा रहा हूं मैं। गाइड खोलो सब लोग, है ना? गाइड का, है ना? शिवलाल की गाइड है। शिवलाल की गाइड है ये 11वीं क्लास की। इसका पेज नंबर 211। आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है? देखो, आर्थिक सुधार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश में चल रही औद्योगिक गतिविधियों पर लगाए गए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नियंत्रण धीमे धीमे कमी हो जाती है। जिसमें देश में चल रही औद्योगिक गतिविधि, जितनी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि चल रही है,
अब अमेरिका की कंपनी कोलगेट कंपनी, उसको भारत देश में कोलगेट का फर्म खोलना है, उन्हें तुरंत आया यहाँ पर निवेश किया और भारत देश में कोलगेट की कंपनी उसने खोल दिया। तो जितने प्रकार की जो औद्योगिक गतिविधि होती है, इन सारी औद्योगिक गतिविधियों पर जितने भी प्रकार के नियंत्रण सरकार लगाती है कि तुम हमारे यहाँ पे कंपनी नहीं खोलोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, वो सारे के सारे नियंत्रण क्या किए जाते हैं, कम किए जाते हैं। कैसे? धीमे धीमे। उद्योगों को स्वतंत्रता, जो उद्योग होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उद्योग मतलब क्या? बिजनेस, उन उद्योगों की को स्वतंत्रता दी जाती है। क्या दी जाती है? स्वतंत्रता का मतलब जो होता है इंडिपेंडेंस दिया जाता है, उनको स्वतंत्रता दी जाती है, तथा विस्तार हेतु वातावरण तैयार किया जाता है। अभी मोदी जी भी विदेश जाके बोलते हैं कि आइए भैया हमारे देश में आइए और आकर के कंपनी डालिए। उससे भारत देश के लोग क्या मौका मिलता है? भारत देश में सब लोग बेरोजगार बैठे। अब अमेजोन वाला ने भले यहाँ पे कंपनी डाला, लेकिन कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो इंडियन लोग है ना, तो अमेजोन वाला इंडियन लोग को पेमेंट कर रहा है। तो भारत देश के जो खाली बैठे लोग हैं उन लोग को नौकरी मिल जाती है। लेकिन कितना अच्छा रहेगा कि वो दिन कब आएगा कि जब भारत देश के व्यापारी लोग अमेरिका में जाके सामान बेच के आएंगे, तब भारत देश महान बनेगा। आ रहा समझ में? तब क्या बनेगा? भारत देश महान बनेगा जब इंडिया के व्यापारी लोग, जैसे रामदेव बाबा, मुकेश अंबानी, जितने इनके 10,000 लोग हो गए ना, तो फिर तो भारत देश तो सीधे कहाँ लगता अमेरिका, है नहीं कि नहीं? चाइना जितना तरक्की कर रहा है कि चाइना का जो सामान है ना अमेरिका तक में मिल जाएगा आपको। चाइना की शर्ट हो गई, चाइना के मोबाइल हो गए, शाओमी के मोबाइल हो गए, सब कहाँ मिलते हैं आपको? हर जगह मिलने को मिल जाते हैं। ऐसा रहता है। तो उद्योग के तो खुला वातावरण तैयार किया जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि आर्थिक सुधार जो था, बाजार में नियंत्रण हटाया गया। पहले बाजार में प्रतिबंध थे कि तुम वहां जाके नहीं बेच सकते, और जाके बेचोगे तुमको टैक्स देना पड़ेगा, सब हटा दिए। खुला बाजार, जिसको आके बेचना है बेचो। अब भारत सही भी है ना, 1990 के पहले मोबाइल आया, कीपैड मोबाइल मोटोरोला का, मान लो आया मोबाइल मोटोरोला का। कौन सा मोबाइल आया? कीपैड मोबाइल आया। अब उसको अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करना चाहिए ना, स्क्रीन टच मोबाइल लेके आना चाहिए ना। वो क्या बोल रहा है? अपना मोबाइल बिक तो रहा है, जबरन में क्यों लेकर के आया? 5,000 रुपये में वो कीपैड मोबाइल दे रहा है। अब जैसी औद्योगिकरण की नीति आई, अब चाइना ने 5,000 रुपये में स्क्रीन टच मोबाइल लॉन्च कर दिया। अब मोटोरोला टक्कर दे पाया क्या? नहीं दे पाया, और कंपनी पिछड़ गई। और सबके हाथ में पब्लिक ने पब्लिक, आप लोग कोई भी हो वही खरीदेगा जो सबसे बेस्ट हो और कम कीमत में मिल रहा है, वही खरीदेंगे अपन, है नहीं कि नहीं? तो वो आंग निकल गए, ऐसा हुआ। क्लियर है? अब देखो 3 प्रमुख प्रकार की नीति लेकर के आई गई। पहली नीति थी आपकी यहां पर उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, है ना, लिबरलाइजेशन, है ना, उदारीकरण। पहली नीति क्या है आपकी? उदारीकरण। दूसरी नीति आई थी आपकी भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण बोलो या वैश्वीकरण बोलो, बात एक ही है। पूरा विश्व का बाजार कैसा रहेगा आपका? एक रहेगा। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। आपकी तीसरी नीति यहां पर आई निजीकरण। तीसरी नीति यहां पर आपकी क्या आई? निजीकरण आई। अब पहली नीति उदारीकरण। अब उदारीकरण क्या है यहां पर हम बारीकी से समझेंगे। कौन सी नीति? उदारीकरण की नीति क्या है? तो देखो उदारीकरण की नीति, पहला उदारीकरण। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार आर्थिक क्रियाओं पर लगे हुए अनेक प्रतिबंध को पूर्ण रूप से हटा लेती है या कुछ सीमा तक मुक्त कर देती है। उदारीकरण मतलब सरकार उदार हो जाती है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, विदेशी सामान को देश में बेचना, यहां का सामान को उधर लेके जाना, तो उदारीकरण के तहत सरकार जो होती है, जो विदेश से आने वाला जो माल होता है, उस माल पर क्या करती सरकार? टैक्स कम कर देती है और पूरे प्रतिबंध को रोक देती है। चाइना के सामान इंडिया में आकर के बिक रहा है, चाइना का सामान इंडिया में आकर के बिक रहा है ना, तो उदारीकरण की नीति के तहत सरकार उन पर टैक्स लगाती है कि नहीं लगाती? अपन बोलते हैं कि भाई चाइनीज सामान मत खरीदो, चाइना का बहिष्कार करो। भाई चाइनीज सामान इंडिया में आ कहां से रहा है? बॉर्डर के जरिए आ रहा है ना, कि कहीं और से आ रहा है? बॉर्डर से होते हुए आ रहा है ना। तो उदारीकरण की नीति पर साइन करवाए थे विदेशी लोगों ने अपन से। इसके तहत अपन मजबूरी, अब चाह के भी अपन नहीं रोक सकते, है नहीं कि नहीं? और कोई भी नेता मंच पे जाके ये भी नहीं बोल सकता है उस नीति के तहत कि तुम उस देश के सामान का बहिष्कार करो।
है नहीं कि नहीं? इसलिए चाइना वाले आते धड़ाधड़ यहाँ के सामान बेचे चले जाते और अपन लोग खरीद लेते हैं। ऐसा रहता, तो अपनी जेब का पैसा चाइना के पास जाता है और चाइना के पास अपनी जेब का पैसा जाता है, फिर चाइना उससे अपना सैनिक बल मौजूद करता है और भारत देश पर आक्रमण करता है। ऐसा रहता है ना? तो क्या ये पिक्चर रहती है। अपन खुद दे रहे चाइना को पैसा, चाइना का सामान खरीदते जा रहा है, अपने पैसे चाइना के पास जा रहा है और चाइना उससे अपनी सेना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, भारत देश को गुलाम बनाने का बम फोड़ रहा है भारत देश पे, कहीं गलेवान घाटी पे अपने सैनिक लोग को मार रहा है, तो कहीं झड़प कर रहा है, तो कहीं कुछ कर रहा है। ये कंडीशन रहती है। तो उदारीकरण की नीति के तहत क्या किया गया, जितने प्रकार की वस्तु को लेन देन, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं थी, पूरे के पूरे प्रतिबंध हटा दिए गए। क्या हटा दिए गए? पूरे प्रतिबंध हटा दिए गए। पूरे जितनी भी रुकावट थी उन सबको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा मूलतः विभिन्न नीतियां जो उद्योगों को नियंत्रित करती है। पहले सरकार की नीति क्या थी? वो उद्योगों को नियंत्रित करती थी। कैसे करती थी? कि भैया कोई भी कंपनी यहां पर आएगी तो दूषित काम नहीं खोलेगी, है ना, केमिकल वाले फर्म नहीं खोलना चाहिए, वो सब हटा दिए। अब विदेशी कंपनी आ रही है, भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। अब कंपनी, विदेशी कंपनी आई, भारत देश के लोग, अपन लोग वहां पे काम कर रहे थे, वो कंपनी में इतने जहरीले पदार्थ थे, वो उसका विस्फोट हो गया, लाखों करोड़ों लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, छोटे छोटे बच्चे। भोपाल की बात बता रहा हूँ, भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल अपना। विदेशी कंपनी आई तो पूरे प्रतिबंध हटा दिए गए ना। केमिकल की फर्म खोलना, जो खोलना सबको मंजूरी दे दिए, भले कितना प्रदूषण हो जाए, उससे मतलब है क्या? नहीं है। सबको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्लियर? और समय समय पर सुधार किए गए, है ना। और ऐसे उद्योग जो जगत के हित में होते हैं उनको मतलब खोलने की आज़ादी दे दी गई। उदारीकरण की प्रक्रिया तभी सफल है जब उस देश में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए, है ना। ये नहीं ऐसा होता है। मतलब उदारीकरण मतलब कि विदेशी कंपनी आकर के भारत देश में अपने उद्योग धंधे, अपनी ब्रांच खोल सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उदारीकरण, है ना। कि तुम आओ और आकर के यहाँ पर सामान बेचो। मान चलो कि अपना जो गांव है, अपना गांव हो गया भारत देश, और बाजू वाला जो गांव है वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका अमेरिका। क्या हो गया? अमेरिका। अब अपने गांव में भैया सिर्फ एक ही दुकान है। किसकी दुकान है? तुम्हारी दुकान है। मान चलो कि ये फलाने किसकी दुकान है, किसी एक की दुकान है एक की दुकान, वो अच्छी चल रही है। अब सरकार, अब मैं सरकार हूँ, अब मैंने परमिशन दे दी कि तुम आकर के बेचो। अब वो तुमसे अच्छा क्वालिटी का खाना बना रही है, वो यहाँ पर आ गई तो उसका सामान बिकेगा, फिर तुम्हारा धंधा को जाएगा, चौपट हो गया। तो ऐसे ही तो हुआ। फिर भारत देश में जितने भी उद्योगपति थे उस समय के, सब निपट गए। विदेशी कंपनी आई, भारत के मार्केट पे पूरा कब्जा कर ली। लेकिन अब भारत देश में भी कई उद्योगपति पैदा हो रहा है। रामदेव बाबा 11,000 करोड़ का टर्नओवर एक साल का, है ना कि नहीं। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, है ना कि नहीं। रतन टाटा, ऐसे ऐसे नाम है कि क्या बताऊं मैं। अब कई भारत देश में भी ढेर अरबपति पैदा हो रहा है, बस उसमें मेरा नाम आ जाए। आज से 5-10 साल बाद आएगा। देखो ना, अगली नीति, उदारीकरण समझ में आ गया। मतलब कि सरकार क्या हो गई? उदार हो गई। अगली नीति है आपकी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। अगली नीति क्या है यहाँ पर आपकी? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। समझो, भूमंडलीकरण का शाब्दिक अर्थ अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। पहले 1990 के पहले भारत देश की अर्थव्यवस्था कुछ और थी। यहां पर कोई सामान कितनी महंगी मिल रही है, कितनी सस्ती मिल रही है, उसका अमेरिका से कोई लेन देन था क्या? उसका चाइना से कोई लेन देन था क्या? पाकिस्तान से कोई लेन देन था क्या? अफ्रीका से कोई लेन देन था क्या? नहीं था। तुम यहां कुछ करो, हमको मतलब नहीं। भारत देश की अर्थव्यवस्था अलग से अलग थी। लेकिन वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के तहत क्या हुआ कि भैया पूरे दरवाजे खुल गए। उसका लक्ष्य ये था कि भारत देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। जैसे कि अभी अपना एक जिला दूसरे जिले पे डिपेंड होता है। अपने जिले पे जिस रेट पे कपड़े मिल रहे हैं उतने रेट पर कपड़े कहाँ मिलते हैं? बाजू वाले जिले में मिलते हैं। ज़्यादा अंतर होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पर अगर 2,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूँ बिक रहा है तो दूसरे जिले में भी 2,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूँ बिकता है। अर्थव्यवस्था एकीकृत हो गई। उसी प्रकार जब पूरा वर्ल्ड का कनेक्ट करना, पूरे देशों से कनेक्ट करना, पूरे देश की इकोनॉमी को जोड़ना, कि अमेरिका में जो शर्ट जितने रुपए की मिल रही वही शर्ट भारत देश में भी अपन तुरंत ऑर्डर कर सके, बुला सके। पूरे बाजारों को जोड़ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं।
भूमंडलीकरण का शाब्दिक अर्थ अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने से लगाया जाता है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र का हर एक देश का, इसमें प्रत्येक राष्ट्र का हर एक देश का अन्य देशों के साथ, अन्य देशों दूसरी कंट्रीज के साथ, अन्य राष्ट्रों के साथ, अन्य देशों के साथ वस्तु, कोई भी सेवा, कोई भी पूंजी, बौद्धिक संपदा का आदान प्रदान पर प्रतिबंध को हटा दिया जाता है। यूट्यूब कहाँ की कंपनी है? यूट्यूब गूगल बाहर की कंपनी है। आज अपन इंडिया में चलाते हैं ना, यूट्यूब की फर्म इंडिया में डली हुई है। गूगल की फर्म कहाँ पे डली हुई है? इंडिया में आकर के डली हुई है, डली है ना। तो इस प्रकार से पूरा फैला हुआ है ना, ऐसा रहता है। तो वर्ल्ड को पूरा कनेक्ट करना। मैं डॉक्टर बन गया मान चलो, तो मैं अपनी सेवा विदेश में जाकर के दे सकूं, सेवा का आदान प्रदान किया जा सके। किसी भी प्रकार की वस्तु कपड़े हो गए, कुछ भी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पूरे गैजेट्स वगैरह हो गए, वस्तु का आदान प्रदान बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सके। ये उदारीकरण की, वैश्वीकरण की नीति लेकर के आई गई। तभी तो इस प्रकार के जितने भी मोबाइल होते हैं, चाइनीज मोबाइल, पोको X2 हो गया, ये शाओमी के जितने मोबाइल हो गए, इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहा है। एप्पल कहाँ की कंपनी? अमेरिकन कंपनी है। जितने भी मोबाइल कहाँ पे आके बिक रहा है, मार्केट पूरा कैप्चर हो गया ना। कारण क्या है इसका? उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति। देखो इसके बाद यह वस्तुतः खुली अर्थव्यवस्था का विचारधारा। अर्थव्यवस्था पूरी खुली होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? अर्थव्यवस्था पूरी खुली होना चाहिए, पर आधारित है, जिसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण? व्यापारिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक सीमाओं का महत्व नहीं दिया जाता। अब सीमा नहीं, फिर कोई सीमा नहीं, कोई बंधन है क्या? नहीं है। तुम्हारा सामान तुम लाके यहाँ भेज दो, हमारा सामान हम लाके तुम्हारे देश में जाकर के भेज देंगे। ऐसे में क्या होता है? जो देश पावरफुल होता है वो धड़ सामान बेचते जाता है और गरीब रह जाता है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। जरूरी भी है ना, लड़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा ना। अब भारत देश के व्यापारी कंपटीशन करना पड़ेगा, और कर भी रहे। पहले एयरटेल, वोडाफोन विदेशी सिम थी, पूरा मार्केट कैप्चर करके रखी थी। अब मुकेश अंबानी ने जियो लेकर के आया, पूरे विदेशी सिम की धज्जी उड़ा दिया। लेकिन अब एक बात क्या है, अब एक इलोन मस्क है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। पहले अमेजोन कंपनी का जो मालिक था जेफ बेजोस, वो सबसे अमीर था, और अब इलोन मस्क सबसे अमीर आदमी बन गया है। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं भारत देश में 5G मैं लेकर के आऊँगा और जियो को पीछे मैं करूँगा। इलोन मस्क ने बोला है, और जियो से सस्ता डाटा दूंगा, ऐसा बोला। किसने बोला है? इलोन मस्क ने। अब देखते कौन जीतता, मुकेश अंबानी जीतता है जियो वाला, या फिर इलोन मस्क जीतता है। अब वो देखेंगे, है नहीं कि नहीं? एक साल के अंदर उसकी टेक्नोलॉजी दूसरी रहेगी, मगर वो डायरेक्ट सैटेलाइट के द्वारा डाटा देगा। छतरी होती ना, डिश, उसका कनेक्शन सैटेलाइट से होता है, तुरंत अपन यहाँ पर टीवी सीरियल देख लेते। ऐसा कंडीशन वहाँ पर बन करके आएगी। तो भूमंडलीकरण है ना, तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण समझ में आ गया आप लोग को, मतलब कि पूरा बाजार को एक कर देना। अब भूमंडलीकरण के उद्देश्य क्या थे? भूमंडलीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखो, पहला उद्देश्य विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करने हेतु विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार को बढ़ाना। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करने हेतु विदेशी व्यापार को बढ़ाना। विदेशी व्यापार को बढ़ाना मतलब कि भारत देश का कोई उद्योगपति रामदेव बाबा दंत कांति मंजन को अमेरिका में जाके बेच के आएगा और अमेरिका से डॉलर कमा के भारत देश में लेके आएगा, तो भारत देश के पास डॉलर बढ़ जाएगा। मतलब विदेशी मुद्रा कोष से उनका पैसा अपने देश में लेकर के आना, है ना। ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य विनिमय दरों में परिवर्तन को कम करना। विनिमय दर का मतलब होता है टैक्स। विनिमय दर, यहाँ का सामान यहाँ बेचे तो अपन को वहाँ बेचने में टैक्स कम लगेगा, और वहाँ का सामान यदि अपन यहाँ बेच रहे हैं तो यहाँ पर भी टैक्स कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो विनिमय दर को कम करना। भुगतान संतुलन को क्या करना? ठीक करना। किसको ठीक करना? भुगतान संतुलन को ठीक करना। भुगतान का मतलब यहाँ पर जो होता है, भुगतान मतलब किसी को पेमेंट करना, उसका संतुलन ठीक करना। अगला, देश में औद्योगिक विकास हेतु विदेशी निवेशक और विदेशी संस्थाओं को देश में अनुमति प्रदान करना, है ना। यदि कोई विदेशी कंपनी चाहती कि भारत देश में आकर के वो व्यापार करे, तो सरकार को उनको अनुमति देना पड़ेगा कि आप आ सकते हो और आकर के जमीन खरीद करके यहां पर आप व्यापार कर सकते हो। क्लियर है?
ऐसा रहता है। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका में हर इंसान के पास कार है। अब वहाँ पर यदि वो लोग उस काम करवाएंगे तो उनको पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, भारत देश में आके कंपनी खोलते हैं और जहाँ पर कम पेमेंट देते हैं और कम पेमेंट पे भी यहाँ पर काम करने वाले मिल जाते हैं। यहाँ पर सामान बनाते सस्ते रुपए में वो, और जापान में और महंगे देश में ले आके बेचते, तो इससे विदेशी कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये हो गया आपकी कौन सी नीति होगी, आपकी ये वैश्वीकरण की नीति होगी। अगली नीति होती है आपकी निजीकरण। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अभी मान के चलो कि जितना भी पेट्रोल है, अपन गाड़ी में पेट्रोल, तेल, डीजल अपन सब कुछ डलवाते हैं, मट्टी का तेल लेते हैं, जो कुछ भी अपन लेते हैं, अब ये पूरा का पूरा किसके हाथ में, सरकार के हाथ में। किसके हाथ में, सरकार के हाथ में। कोल माइंस, कोयले की जितनी भी खदानें वगैरह है, हीरे की जितनी भी खदानें हैं, ये सब किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में। कोई निजी व्यक्ति कोयला को नहीं खोद सकता, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये सार्वजनिक है। क्लियर। अब सरकार ने क्या करी, कोयले की पूरी खदान का टेंडर किसी मुकेश अंबानी को दे दी और बोली कि ये लो भाई अंबानी साहब, अब आप संभालो खदान। हम संभाल पाएंगे कि हम नहीं संभाल पाएंगे, तो इसको बोलते हैं निजीकरण, किसी निजी हाथों में दे देना। अभी शिक्षा विभाग का निजीकरण होने का बहुत चल रहा है। अभी जितने भी टीचर वगैरह सबको पेमेंट सरकार करती है, सरकारी स्कूल कहलाता है। सरकार का विचार ये बन रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, ये सारे के सारे सरकार क्या करेगी, इकट्ठा पूरा पैसा, लाखों, है ना, करोड़ों रुपए कोई निजी को व्यक्ति को दे देगा। मान चलो कि अब सरकार ने क्या करी, सरकार ने बोली कि भैया रामदेव बाबा अच्छा गुरुकुल में अच्छी पढ़ाई करवाता है ना, तो सरकार ने बोली कि रामदेव बाबा जी आप लो हमसे 5,000 करोड़ रुपए, किसको दी, रामदेव बाबा को दी। अब स्कूल का पूरा शिक्षा विभाग कौन संभालेगा, रामदेव बाबा संभालेगा। फिर वो अपने टीचर लगाएगा, जितने भी गवर्नमेंट टीचर है सबके हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट कहाँ बच्चे हो, अब रामदेव बाबा के ऊपर है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, भक्त तो यहाँ से दूसरा टीचर लेकर के आएंगे, ऐसा रहेगा। तो निजी, समझा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि निजीकरण का मतलब क्या होता है। निजी हाथों में संस्थाओं को दे देना, उसको अपन क्या बोलते हैं, निजीकरण कहते हैं। देखो निजीकरण, निजीकरण के अंतर्गत देश में निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है, निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित क्षेत्र को निजी क्षेत्र हेतु खोला जाता है। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सिर्फ सरकार कर सकती है, जिन पर काम, विद्युत विभाग हो गया, समझ रहे हो, विद्युत विभाग हो गया, जितने भी बड़े बड़े कोयला वाले विभाग हो गए, है ना, जितने प्रकार के सेना हो गया, आर्मी हो गई। अब पुलिस वाले गवर्नमेंट पुलिस खिलाएंगे वो, अब सरकार के बोलेगी यार कि किसी को बोल देगी यार तुम शासन करो, है ना, मतलब निजी खोल देना, निजी हाथ में दे देना, है ना। किसी भी जो सार्वजनिक जो कंपनी है उसको कैसा दे देना, उसको निजी हाथों में दे देना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम निजीकरण कहते हैं। इस प्रकार निजीकरण, इस प्रकार देखो ना, इस प्रकार देखो, इस प्रकार निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करना। निजीकरण का मतलब जो होता है कि सरकार के पास कम से कम काम धंधे रहे, कब तक सरकार स्कूल संभाले, है ना, कम से कम रहे, और बाकी निजी हाथों में सौंप देना होता है। क्लियर है। निजीकरण के लिए अब देखो अब 3 प्रकार के जो आर्थिक कार्यक्रम लेकर के आएगा है, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण, है ना, निजीकरण जो लेकर के आए, इनके लक्ष्य क्या थे, क्यों लेकर के आएगा, इनके उद्देश्य क्या थे, आखिर ऐसा क्या आना पड़ गया कि हमको ये सब कार्यक्रम लेकर के आना पड़ा, इसके उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य आर्थिक विकास की दर में तेजी लेकर के आना। पहले भारत देश गरीब था, भारत देश का आर्थिक विकास तेजी के साथ होता जाए, आर्थिक विकास में तेजी लेकर के आना, ये पहला उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास में तेजी लेकर के आना। दूसरा उद्देश्य अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार करना। भारत देश में पूरा 80% लोग क्या करते, खेती करते थे, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे, उनको द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, हर क्षेत्र में लेकर के आना है ना, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार करना। तीसरा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, सब लोग को रोजगार मिल सके इस प्रकार, इसलिए रोजगार के अवसर में क्या करना, वृद्धि करना। अगला प्रतियोगिता में वृद्धि करना, कंपटीशन को बढ़ावा देना। अब भारत देश के कुछ उद्योगपति अपने आप को 30 मार्खन समझते थे, अब विदेशी कंपनी आई तो उनसे कंपटीशन कर पाए क्या, वो नहीं कर पाए, ठंडे होकर बैठ गए उनकी कंपनी,
है ना कि नहीं? उनको कंपटीशन करना पड़ेगा। वो 5 रुपये में सेल बेच रहा है, तुम 25 में बेचो, कोई नहीं खरीदने वाला। वो 5 में बेच रहा है तो तुमको 4 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब 4 में तुम कब बेचोगे? जब तुम्हारे पास मशीन होगी बनाने लायक। तो कंपटीशन हुआ ना, है ना कि नहीं? होता है ऐसा, कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतियोगिता बढ़ाना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, विश्व स्तर की तकनीक को आयात करना। अब जो वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, अब भारत देश में मोबाइल, पब्लिक के पास ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, ना इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? नहीं है। ना गाड़ी है ढंग की गाड़ी भी है क्या? नहीं, साइकिल से घूम रहे लोग वहाँ। अब जब विश्व के दरवाजे खुलेंगे तो भैया इधर का कंप्यूटर अपन इधर खरीद सकते हैं ना, इधर के मोबाइल खरीद सकते हैं ना, इधर की बुलेट अपन यहाँ पे खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ की हायाबुसा बाइक अपन खरीद सकते हैं ना। ऐसा रहता है, आ रहा है समझ में? ये रहता है। तो विश्व की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपन अपने देश में खरीद सके। क्लियर? क्या कर सके अपन? खरीद सके। इसके लिए विदेशी विनियोग कार्यक्रम को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय प्रबंध कुशलता को विकसित करना, औद्योगिक उत्पादन की कुशलता को विकसित करना, आर्थिक विकास के वास्ते विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना। इसके लिए यहां पर हमारी कौन नीतियां लेकर के आई गई? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियां लेकर के आई गई। बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर है?